चलिए बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करेंगे। हेडिंग बनाइए और सुनते जाइएगा और जो चीज़ें सही लगे वो चीज़ नोट करिएगा, ठीक है। अब हम बेसिक हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, हाँ या ना। थोड़ा सा हम इंडियन हिस्ट्री की भी बात करेंगे यहाँ पर, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे की मोटिव थी, हाँ या ना, या क्या चीज़ें चल रही थी जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, यस, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए थोड़े से बेसिक हिस्ट्री को जानना जरूरी होता है। और हिस्ट्री पढ़ाया भी इसलिए जाया जाता है ताकि हम पीछे की चीज़ों को समझकर, इतिहास की चीज़ों को समझकर वर्तमान और भविष्य के बारे में उस प्रकार से निर्णय ले सकें, हाँ या ना। क्योंकि अगर हम किसी, मान लेते हैं किसी हम विशेष चीज़ की बात करते हैं ऐतिहासिक, और इतिहास में देखते हैं कि वो चीज़ें ऐसी चल रही थी, तो अगर वो अच्छी हो तो उसे अडॉप्ट किया जा सकता है, और अगर ख़राब हो तो उसमें सुधार किया जा सकता है, हाँ या ना। इसलिए इतिहास को पढ़ना भी कई बार आवश्यक हो जाता है। पर इस देश में इतिहास भी राजनीतिक हो चुकी है, यस, कि इतिहास की किताब में ये वाला भाग नहीं होगा या वो वाला भाग नहीं होगा। अब देखिए, इंडिया में मुग़ल आए थे और मुग़लों ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज किया, वो सच्चाई है और उसे कोई झुटला नहीं सकता। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने लंबे समय तक यहाँ राज किया, यस, क्योंकि उन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाया हमारा, क्योंकि हमें डिवाइड करना बड़ा आसान है, यस, कि हम जाति, धर्म, वर्ग, अनेकों प्रकार से क्या विभक्त हैं, बटे हुए हैं। इवन मैं कल देख रहा था, यूपीएससी का रिजल्ट आया, लोग उसमें भी धर्म, जाति और वर्ग देख रहे हैं। इतने वो चुने गए, इतने इस धर्म के चुने गए, इतने उस जाति के चुने गए। इस जाति के लोग ज्यादा क्यों नहीं चुने गए, हाँ या ना। अब बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है देश में, तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो सारी चीज़ें दिमाग में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और कई बार आम पब्लिक आपस में लड़ जाती है उस चीज़ों को लेकर के, हाँ या ना। जबकि जो राजनेता उस चीज़ों को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आपस में एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, संसद के कैंटीन में, विधानसभा के कैंटीन में, और उनकी बातों को सुनकर हम आपस में, हम दो दोस्त आपस में लड़ रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी, तो सबसे पहले कि मैंने देखा है कई बार यहीं बिलासपुर में ही, कोचिंग्स के ही स्तर पर, कि दो अच्छे दोस्त राजनीतिक विचारधारा के अलग होने की वजह से आपस में लड़ गए, यस, और जिनके विचार, जिन्होंने ये सब विचार दिया, वो आपस में बैठ के विधानसभा के अंदर चाय पी रहे हैं, कैंटीन में, बढ़िया सस्ता मिलता है, सब्सिडाइज्ड, है ना। जैसे कई बार क्लाइंट्स भी आते हैं, मान लीजिए ये मेरे क्लाइंट हो गए और ये एक भी वकील, मान लीजिए उनके क्लाइंट ये हो गए। अब ये देख रहे हैं कि ये मेरे तरफ है, इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, ये उनके साथ खड़े हैं। ये दोनों मान लीजिए कोर्ट आए हुए हैं और हमको देख रहे हैं कि हम बैठ के एक साथ चाय पी रहे हैं, तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये तो गया मैं। बट ऐसा नहीं होता कि जब हम वहाँ पर विचार रख रहे होते हैं आपके, तो हम इस बेस पर रख रहे होते हैं कि हम आपकी ही बात कर रहे हैं, यस।
वहां से जज साहब भी अगर हमें डांट रहे होते तो वो हमारे लिए नहीं डांट रहे होते, वो उनके लिए डांट रहे होते हैं कि तुमने ऐसा किया। यस, चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जब बात करें तो देखिए इंडियन, एक चीज याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स का एक बेसिक माइंडसेट था द वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। सुना है आपने? क्या है? हाँ, भार, हाँ ठीक, नहीं ठीक है, बट वो भार किस तरीके का, इस चीज को समझना है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यही चीज। अब उनका माइंडसेट ये था, वाइट्समैन बर्डन थ्योरी में उनका माइंडसेट ये था कि भगवान ने उनको धरती पे इसलिए भेजा है ताकि वो कालों को, हम काले थे ना भाई, उनके कंपैरिजन में तो है ना, हम कालों को वो पर्टिकुलर सभ्य बना दें, सिविलाइज बना दें। उनके अकॉर्डिंग हम सिविलाइज्ड नहीं थे, हाँ है ना। वो कई बार वो भगवान को लेकर के खुद के अंदर इतना पावर डाल लेते थे कि उनको लगता था कि भगवान केवल उन्हीं को भेजा है धरती पर। जब ब्रिटिशर्स का अरब कंट्रीज के साथ लड़ाइयाँ चल रही होती थी, उस दौरान भी मूवीज भी बहुत सारी आई हैं उसके ऊपर। ब्रिटिशर्स यही माइंडसेट करते थे कि हमने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। और जिस दिन वो हारे उस दिन क्वेश्चन मार्क उठा कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस आशीर्वाद में। और फिर वहां से उस धर्म के दो वर्ग निकलने चालू हुए, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। यस, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे सारी चीजें, पढ़ा होगा ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। वैसे ही जब वो इंडिया आए तो इंडिया में वो एक कहते थे कि इंडिया में हम तब तक रहेंगे, बेसिकली वो इंडिया में हमें सभ्य बनाने आए थे कि वो आए थे तो साफ देख रहे थे कि इट इज अ गोल्डन बर्ड, हाँ है ना, सोने की चिड़िया है भाई हम। और जितना रिसोर्सेस हमारे पास था, हर प्रकार के रिसोर्सेस, उसका लाभ वो आसानी से ले सकते थे। दूसरी चीज उनको बहुत ही आसानी से दिख रही थी, दी लेबर, कि हमें लेबर बनने में बड़ा मजा आता है। नौकर ही तो बन रहे हैं ना भाई, सिंपल सी बात है, वो कोई भी नौकरी क्यों ना करें। रियलिटी तो यही है कि अगर आज अपने फैमिली में बोलो कि मैं बिजनेस चालू करूंगा, क्या बेचोगे? कुछ तो बेच ही लूंगा, लिकर बना के बेच दूंगा, गांजा ही बेच लूंगा, गिरफ्तारी अलग हो जाएगी मेरी। बट बिजनेस चालू करूंगा कि तुम अपने फैमिली से जाकर अगर कहो तो तुम्हारे फैमिली ये कहेगी अरे पागल हो गए हो क्या, पैसा डूब जाएगा। मतलब बिजनेस करने से पहले बहुत माइंडसेट यहां पे अलग है। उतना पैसा तुम ऑलमोस्ट अपनी तैयारी में भी लगा डाल रहे हो, बाहर रहकर पढ़कर, और सबसे उस पैसा तो बात की बात है, समय कीमती है। और तीसरी चीज हमारे साथ फायदा ये था उनको कि इंडियंस बटे हुए थे, वर्ण आधारित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर वो भी काफी नहीं था तो धर्म आधारित, वो भी कम नहीं था तो हम फिर जाति आधारित भी बटे हुए थे। एक ही धर्म में छोटा बड़ा, तुम ऊंचे वाले ब्राह्मण, तुम छोटे वाले हो, हाँ या ना, ये सब हम ही ने तो बनाया है। अब ये सारी चीजें जब अंग्रेजों ने देखी तो उनको समझ में आ गया भाई यहां पर लंबे समय तक रहना बड़ा आसान है। और फिर उन्होंने माइंडसेट बनाई कि भाई अब अपने लोगों को यहां पर खड़ा करना पड़ेगा जो उनके साथ खड़े रहें। यस, और अगर मुझे अपने साथ लोगों को खड़ा करना है तो मैं ऐसी बात करूंगा जैसे आप बिल्कुल मेरे को भगवान समझने लग जाओ। तो दैट इज द वाइट्समैन बर्डन थ्योरी। अब फिर उन्होंने कहा, और फिर समय समय पर उस चीज को
दिखाने के लिए भी कि सच में मैं आपके लिए कर रहा हूं, हाँ या ना। अंग्रेजों ने समय समय पे बहुत सारे एक्ट्स पारित किए, अधिनियम पारित किए, कानून पारित किए भारत में ही, और उस कानूनों के माध्यम से बहुत सारे रिफॉर्म्स आई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई। अंग्रेजों ने बहुत अच्छे भी काम किए भाई, सिर्फ उनकी बुराई नहीं करना है। द रेलवे जो आज इंडिया में आपको इतनी बड़ी दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश, नहीं तो आज नहीं होता, रियलिटी है। हाईवेज इतनी अच्छी आज हमें सच में दिख रही हैं, बट शुरुआत कहीं ना कहीं उन्होंने किया। आज अगर हम सती प्रथा आदि ये सभी का अंत देखते हैं तो वो अंग्रेजों ने ही किया, नहीं तो हम तो बेचारी महिलाओं को पति के साथ निपटा देते थे। यस, तो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा ही किया, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स भी आए हमारे देश में। बट वो रिफॉर्म्स कई बार, कई महीनों में कई रिफॉर्म्स ऐसे थे वो जस्ट अ लॉलीपॉप, ताकि हमको थोड़ा सा खुश रखा जा सके और लंबे समय तक फिर से वो कंटिन्यू कर पाए। यस है नो। अब उसी बेसिस पर जैसे हम देखें, इन सारे लॉज को हम पढ़ेंगे बट समय के साथ, अभी नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने 1773 में क्या लाया? रेगुलेटिंग एक्ट, सुना होगा। अरे सुना है कि नहीं सुना है? जिसके थ्रू कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना वगैरह वगैरह। फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1333, 53, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, 1919 का रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यस। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अगर इन दो एक्ट्स को देखें तो एक तो इंडिपेंडेंस के लिए थी, आज़ादी के लिए, ये तो आएंगे हम, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की जब हम बात करते हैं तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट, यही एक्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हमने पूरा कॉपी पेस्ट मार रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, हाँ है ना। क्योंकि इंडियन 1935 के लेवल तक उस पॉइंट पर आ चुके थे कि अब हमें बड़े बड़े रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो अंग्रेज अब हमें उसको देने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि अब अंग्रेजों का उस समय माइंड सेट ये हो चुका था कि अब कुछ भी करो, कुछ भी मांगते हैं दे दो, पर यहां रहना पड़े, रहने को मिले हमें। क्योंकि उनका माइंड सेट ये था कि यहां की रिसोर्सेस मिलती रहे, हमें संसाधन मिलता रहे। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका का सिंपल सा माइंडसेट ये है कि छोटे छोटे देशों पर दबाव बनाकर रखो, ताकि उनकी रिसोर्सेस, उनके संसाधन का उपयोग वो खरीद कर ही क्यों ना करें, पर वो करें, ताकि ऐसे सिचुएशंस जहां पर ऑयल ना मिलता हो, गैस खत्म होने वाले की कगार पर हो, तो वो सारे रिसोर्सेस किसके पास बचे रहें? उनके खुद के पास, ताकि उस समय वो उस रिसोर्सेस का मन लगाकर यूज कर पाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए वो छोटे देशों पर दबाव बनाते हैं। वैसे ही अंग्रेजों के साथ भी था भाई, कि उनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहां पर दिखाई दी, तो उनको संसाधन चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे। तो मैं यहां पर आऊंगा इस 1919 के एक्ट में। तो अंग्रेजों ने 1919 का एक्ट पास किया, जिसको कहा जा रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर इस एक्ट में ही एक प्रावधान यह था कि 10 साल बाद इसकी जांच की जाएगी कि इसने सच में भारत में रिफॉर्म लाया या नहीं लाया, सुधार आए या नहीं आए इसके माध्यम से। कितने साल बाद? मतलब कब? 1929 में हम देखेंगे कि भारत में सच में सुधार आया क्या इस अधिनियम के माध्यम से। बहुत अच्छे अच्छे कानून है, यूपीएससी कहीं ना कहीं यहां से निकल कर आया। बहुत सारे रिफॉर्म्स आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, और 1929 में हमें देखेंगे 10 साल बाद कि सच में भारत में रिफॉर्म आया या नहीं आया। बट 1927 में जब ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे,
तो वहां पर दो मुख्य पार्टियां थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी जिसकी सरकार थी, हाँ या ना, किसकी सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और दूसरा जो विपक्ष की सरकार थी वो थी लेबर पार्टी। अभी नेपाल में सरकार बन रही, प्रधानमंत्री खूब वायरल चल रहे हैं, देखा है क्या आपने? क्यों वायरल चल रहे हैं? जेंजी वाला खूब डांस वांस कर दे रहे हैं वो स्ट्रीट पे, है ना। अब जो लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भगवान बचाए अब नेपाल को, ये वाली हालत हो गई है। देखिए क्या होता है ना, हमेशा पढ़ा लिखा ही जानकार होगा ये जरूरी नहीं होती, हाँ या ना। दी एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे माता पिता हमसे कम पढ़े लिखे होंगे, बट उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है वो देश हो, वो घर हो, या कोई भी संस्था, चलाने उन्हें दिया जाना चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, और जिसके पास नॉलेज तो एक बात की बात है, कोई भी पढ़कर प्राप्त कर लेता है, बट एक्सपीरियंस से जो नॉलेज आता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस से जब आप कुछ प्राप्त करते हैं तो ठोकर खाकर प्राप्त करते हैं, है ना, उससे जूझ कर प्राप्त करते हैं, तब वो चीज़ आपको प्राप्त हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम अंबानी इसकी बात करें, या फिर वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से वहां नहीं पहुंचे, वो अपने ठोकर खाने की वजह से वहां पहुंचे। यस, बट अगर केवल ज्ञान के माध्यम से अगर आप देखें कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस बन गया होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। यस, ज्ञान के माध्यम से वो नौकरी जरूर कर रहा होगा। सुंदर पिचाई 6500 करोड़ रुपए अभी उनकी सैलरी हो गई है, हाँ या ना, मात्र 6500 करोड़ रुपए, उतनी बिलासपुर टोटल मिलाते नहीं होगी कई लोगों की। कंजर्वेटिव पार्टी है दी लेबर पार्टी, ठीक है। अब वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चल रही थी और चुनाव होने वाले थे, और कंजर्वेटिव पार्टी को यह लग रहा था कि यदि चुनाव में लेबर पार्टी जीत कर आ गई तो इंडिया जो उनकी एक प्रीशियस कॉलोनी है ना, वो किसके कंट्रोल में चले जाएगी? इस पार्टी के, लेबर पार्टी के। और इनको सरकार चलाने का उतना नॉलेज नहीं था, कॉलोनी को मैनेज करने का इनके पास नॉलेज नहीं था। तो कंजर्वेटिव पार्टी को ये लगा यार कि हमें पहले ही कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर देनी चाहिए ताकि इंडिया जो कॉलोनी वो हमारे हाथ से चले मत जाए, हाँ या ना। तो 1927 में ही, कब? 1927 में ही इन्होंने एक कमीशन फॉर्म किया, सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में, किसके? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे। पर सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज, विदेशी। इसमें कोई भी क्या नहीं था? इंडियन था ही नहीं। यस और नो? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की। और 3 फरवरी 1928 को ये बॉम्बे आता है। काले झंडे दिखाए जाते हैं इसे, एंड नारा दिया जाता है, कौन सा? क्या बैक? साइमन गो बैक। ठीक है, यस। सुनिएगा, इंडिया और ब्रिटेन, इसके बीच एक लिंक बनाने के लिए, आपस में जुड़ाव के लिए एक पद बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यस, जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का क्या? सचिव, यस।
अब एक पद था भारत सचिव का या सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये पद जो था, इस पद का काम ये होता था कि बेसिकली ये ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया के लिए, हाँ या ना। इंडिया वहां से वहां, और वो पर्टिकुलर ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक मेंबर हुआ करता था जो कि भारत के अफेयर्स को मैनेज कर रहा होता था। ये सन्नू, अब जब हमने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया, क्योंकि इसमें सभी इंडियन थे, कोई भी इंडियन नहीं था, सब विदेशी थे, और भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को, खासकर कांग्रेस को ये लगा कि यार हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, पर हमें रिफॉर्म्स विदेशी लाकर नहीं देंगे ना, इंडियंस देंगे, ताकि यहाँ की चीज़ों की जानकारी हमको ज़्यादा है उनसे। यस, इसीलिए हमने उसका विरोध किया कि नहीं नहीं भाई, ये जो साइमन कमीशन आया है वापस जाए, हमको इनसे कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब हमने इसका विरोध किया तो लॉर्ड बर्किनहेड, जो कि भारत सचिव थे, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये नाराज हो गए, क्योंकि बेसिकली साइमन कमीशन को भारत लाने के पीछे इन्हीं का हाथ था, हाँ या ना। तो ये नाराज हो गए, कौन? लॉर्ड बर्किनहेड। अब जब लॉर्ड बर्किनहेड नाराज हो गए तो इन्होंने हमें चैलेंज कर दिया, और इंडियंस चैलेंज एक्सेप्ट करने में तेज हैं, है ना। हमें कोई चैलेंज कर दे और हम उसे ना एक्सेप्ट करें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये तो है ना। और उसी चैलेंज के चक्कर में आज की तारीख में रोड में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की डेथ हो रही है। ये देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, फिर पहुंच ही जाता है अच्छे से। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने हमें चैलेंज किया कि एक तो हम आपको रिफॉर्म्स दे रहे हैं, सुधार दे रहे हैं, और तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, साइमन गो बैक कह रहे हो। एक काम करो, तुम लोग खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाकर दिखाओ हमको, और वो मुझे लाकर दो, और मैं उसे इंडिया में अप्लाई करूंगा, हाँ या ना। किसने कहा? लॉर्ड बर्किनहेड साहब ने। हमने तुरंत ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। यस, उस समय सबसे बड़ी पार्टी भारत में कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग्स बुलाई, और फरवरी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म हुई, हाँ या ना, कि मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य होंगे, जो कि एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, किसके लिए? भारत के संविधान के लिए। और उसको किसको देंगे? बेसिकली अंग्रेजों को, हाँ या ना, ताकि वो उसे भारत में लागू कर पाए, अप्लाई कर पाए, हाँ या ना। फरवरी 1928 में। अगस्त 1928 में नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार कर लिया। इनका रिपोर्ट रेडी हो गया कब? 1928 में, अगस्त 1928 में। आ रहा है समझ में? पर जैसे ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सामने रखी, कांग्रेस के समक्ष रखी, अगस्त 1928 में, कांग्रेस से ही दो गुटों में बंट गई, दो भागों में बंट गई विचारधाराओं की। पिताजी ने रिपोर्ट बनाई और बेटा ही उसका विरोध करने लगा, हाँ या ना। कौन विरोध करने लगा? बेटा ही विरोध करने लगा। यस, अर्नव पानी भेजो ना। बैठिए बैठिए बैठिए। तो अगस्त 1928 में जब मोतीलाल नेहरू साहब ने भारत के संविधान के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे
नेताओं ने इसका मन लगाकर विरोध किया, इसके अगेंस्ट हो गए वो, इस रिपोर्ट के। किसके? जो रिपोर्ट किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू साहब ने। उसके पीछे का कारण यह था कि इस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू साहब यह कह रहे थे कि हम अंग्रेजों से डोमिनियन की मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे? डोमिनियन की। इसको, इस डोमिनियन वर्ड को अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी के लिए इसके बहुत सारे वर्ड्स निकल कर आ जाते हैं। डोमिनियन, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी ये डोमिनियन शब्द ही लिखा होता है ऐसे। यस। तो मोतीलाल नेहरू साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने अंग्रेजों से क्या मांग की थी? भारत को क्या बनाया जाए? डोमिनियन बनाया जाए। इसी चीज की बात कर रहे थे, हाँ या ना? अब जब डोमिनियन की मांग हुई तो फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तियों ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि डोमिनियन ऐसा नेचर का था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू साहब चाहते थे पूर्ण स्वराज। ये किसके फेवर में रहते थे? पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण आजादी, कोई हमारे ऊपर ना हो, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रहें। तो वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे, फुल इंडिपेंडेंस की बात करते थे, जबकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की बात थी। किसकी बात थी? डोमिनियन की। क्लियर हो पा रहा है? इतना स्टोरी लिंक कर पा रहे हैं आप लोग? अब ये डोमिनियन क्या है भाई, इस चीज को थोड़ा सा देखिए कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है। कोई जानता है? एनीवन? हाँ? अरे डोमिनेट वाला डोमिनियन ही है बाबू। ठीक है, हम कई बार, हाँ, अब कई बार इस तरीके से हम डोमिनियन को सोच लेते हैं, बस बेसिकली डोमिनियन का ये मतलब नहीं होता है। समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस। पावर, जो सॉवरेन पावर है, वो भी हमारे पास ही होता है, बट हमारा जो हेड होता है, हाँ या ना, वो हमारा खुद का नहीं होता। डोमिनियन में दो कंट्रियां होती है, एक होती कंट्री ए और एक होती कंट्री बी। कंट्री ए है ब्रिटेन और कंट्री बी है इंडिया। ब्लू कलर पीछे से दिखाई दे रहा है या फिर कोई और कलर यूज किया जाए? ब्लू लड़कों का कलर है, इसलिए लड़कियां कह रही हैं दूसरा कलर। अब इस पे पिंक नहीं है क्या? अच्छा, ये नाराज तो नहीं हो जाते हैं आप लोग? वैसे होकर कर ही क्या लेंगे। बाकी मत होइए। ए जो है वो है ब्रिटेन और बी है वो इंडिया है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन होगा, मतलब स्वतंत्र होगा। इनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट भी होगी, सरकार भी होगी, ये सब कुछ खुद कर रहे होंगे फ्रीली। बट जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा, राज्य का मुखिया होगा, राष्ट्रपति जैसे आज, है ना भाई। इस देश में पहले राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए ना। उससे पहले इस देश का कोई राष्ट्रपति नहीं था ना। इट मींस वी वर डोमिनियन। अभी भी उस समय भी हमारा मुखिया कौन था? ब्रिटेन की महारानी या महाराजा, क्वीन या किंग। तो एक स्वतंत्र, एक आजाद मुल्क होगा, आजाद देश होगा, सरकार हमारी होगी, सब कुछ हम खुद रन कर रहे होंगे, सारा पावर होगा हमारे हाथ में।
बट हम या हमारा हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का मुखिया, वो कौन होगा? कोई देश ए होगा। समझ पा रहे? लाइक फ्रेंच गुयाना, कुछ ऐसी ही कॉन्सेप्ट पे बना वो कि फ्रेंच गुयाना पूरी तरीके से एक आजाद देश है, पर उन्होंने अपना हेड फ्रांस को चुना। बोला है हम अलग नहीं होंगे उससे। क्यों फेमस है फ्रेंच गुयाना? कहे भैया सुनिए, द फ्रेंच गुयाना द साउथ अमेरिका का पार्ट, इतना समझते हैं? हाँ या ना? ये मान लीजिए मैं साउथ अमेरिका हूं तो ये यहां पे फ्रेंच गुयाना, अगर आप सामने से देख रहे हैं मैप को, तो वो इसलिए फेमस है, सबसे पहले इक्वेटर के करीब है। हाँ या ना? दूसरी चीज ईस्टर्न साइड है और समुद्र के किनारे है। हाँ या ना? और तीसरी चीज, फ्रांस अपने जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, उपग्रह लॉन्च करता है, वो फ्रेंच गुयाना से ही करता है। जब हमारे पास जीएसएलवी मार्क 3 जैसे रॉकेट्स नहीं हुआ करते थे, सुना है आपने जीएसएलवी मार्क 3? सुनेंगे और मुझसे ही सुनेंगे। जीएसएलवी मार्क 3 जैसे जब हमारे पास रॉकेट्स नहीं हुआ करते थे, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं हुआ करते थे, उस दौरान संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, भाई आज बात कर पा रहे हैं फोन में हम लोग, हेलो हेलो कहे, तो अगर हम फोन में मन लगा के बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट देख पा रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में फोटो डाल डाल के एकदम चमक रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। यस, अगर हमारे पास संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर पर ना हो तो तुम्हारी मम्मी सीरियल देख देख के रो नहीं पाएंगी। यस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी फिर से आई थिंक चालू हो गया है वो। मैं भी घर गया था तो मम्मी देख रही थी, तो मैं बोला अच्छा ये फिर से शुरू हो गया क्या? तो इन सारी चीजों के लिए संचार उपग्रह होना आवश्यक है, और संचार उपग्रह को लॉन्च करने में हमें मदद करता था फ्रांस। अरिने 5 रॉकेट है उनके पास, उससे वो लॉन्च करते हैं, और वो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करते हैं। फ्रेंच गुयाना कभी फ्रांस का कॉलोनी था, बट वो कभी भी स्वतंत्र होना चाहा ही नहीं। वो हमेशा चाहता था कि हम डोमिनियन ही रहेंगे, और इसलिए वो अब किसका पार्ट हो चुका है? बेसिकली फ्रांस का। यस, वैसे ही नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन की डिमांड की गई। एक आजाद देश होगा इंडिया, स्वतंत्र होगा, खुद की सरकार होगी, खुद का पार्लियामेंट होगा, व्हाटएवर, बट हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? कोई ए देश का होगा। हाँ, देखिए नाम मात्र के लिए ही, पर हम ये कहलाएंगे हमेशा कि हम किससे जुड़े हुए देश हैं। समझ रहे हैं? ये वाली चीज है। और जब भी कोई आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा तो सरकार, समझिएगा उस चीज को, मेरी बात को, कि अगर डेफिनेटली द पावर जो भारत में होल्ड करता है वो प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं, बट उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज, इस देश में प्राइम मिनिस्टर हमेशा प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, ना कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास आते हैं। सरकार उनकी है, पावर उनके हाथ में है, उसके बाद भी वो एक रेस्पेक्ट के लिए अगर प्रेसिडेंट को कुछ कहेंगे तो उनको मानना होता है। और कई ऐसे पावर प्रेसिडेंट के पास भी हैं जिसके थ्रू प्रेसिडेंट अपने पावर का यूज करता है, बट भारत में बहुत रेयर है वो। ज्ञानी जैल सिंह वगैरह जैसे प्रेसिडेंट को छोड़ दें, है ना, तो कभी प्रेसिडेंट ने ऐसा किया नहीं। तो रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए सरकार
प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की बात सुनती है, हेड ऑफ द स्टेट की बात सुनती है। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी अगर मैडम मुर्मू की बात नहीं सुनेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एट लास्ट पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, वही डिसाइड करेंगे कौन राष्ट्रपति होगा कौन नहीं होगा। रियलिटी में जिसकी सरकार वही डिसाइड करता है इस देश में राष्ट्रपति कौन होगा। रियलिटी तो यही है। तो एक रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए आप उनकी बात तो सुनेंगे ही, हाँ या ना? दैट इज कॉल्ड डोमिनियन। क्लियर हो पा रहा है? इसी का विरोध हुआ। नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया। उसके बाद धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू जी को समझाया कि भाई थोड़ा सा सुन लो, मोतीलाल नेहरू जी का भी ठीक ही कर रहे हैं, हाँ या ना? और उसी बेस में बातचीत आगे बढ़ी। क्लियर हो पा रहा है स्टोरी आप लोगों को? दिसंबर 1928 को कलकत्ता में मीटिंग होती है, अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कांग्रेस का अधिवेशन आज भी होता है, साल में एक बार, हाँ ना? हर साल अधिवेशन होता है ना, कांग्रेस के सेशंस होते हैं ना। अब कांग्रेस का जो सेशन था 1928 का सत्र था, अधिवेशन था, वो हुआ दिसंबर 1928 में। कहां? कलकत्ता में। और यहां पर कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, नेहरू की रिपोर्ट को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है हम इसे अपना लेते हैं। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना? बेसिक चीजें कुछ ना कुछ नोट कर लिया करो, उससे क्या होता है, कुछ भी लिखो, मैं बोलता हूं क्लास में, है ना, खाली मत बैठो। इससे होता क्या है कि कनेक्शन बना रहता है। कुछ भी लिखो, लड़का था दीवाना सा, जो लिखना है लिख दो कॉपी में, तुम अपने पर लिखो, उससे कनेक्शन बना रहता है। फील होता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और रियलिटी में पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर वो मूवी देखने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। यस, देखे और आगे मूवीज तो देख कर आते हैं, फिर डायलॉग्स लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि इंटरेस्ट होता है। 3 चीजें, देखा, सुना और इंटरेस्ट। क्लास में भी अगर किसी सब्जेक्ट में देख रहे हो, हाँ या ना, इसलिए कि मैं अभी देखना, मैं मैक्सिमम चीज इमेजेस के थ्रू वगैरह वगैरह आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें। अब इमेज तुम देखोगे तो पहला तुमने किसी चीज को देखा, मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे हो, और धीरे धीरे अभी तो शुरू हुई सब्जेक्ट, इंटरेस्ट तो मैं पैदा कर ही दूंगा, उसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं अगर पॉलिटी पढ़ाऊं और इंटरेस्ट पैदा ना हो पाए तो फिर गड़बड़ है। इंटरेस्ट तो लेकर आ जाऊंगा इस सब्जेक्ट पे, फिर ये सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगने लग जाएगा। कई बार डर लग रहा होता है इस सब्जेक्ट से, बट मजा आने लगेगा। यस, हाँ या ना? चलिए, तो फिर दिसंबर 1928 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने नेहरू जी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि 2 साल के अंदर अंदर हम अब अंग्रेज के पास चलते हैं इस रिपोर्ट को लेकर, अंग्रेजों के पास, और उनको 2 साल का समय दे देते हैं। कितने साल का समय दे देते हैं? 2 साल का, ताकि वो इस रिपोर्ट को भारत में लागू करें। कितने साल के अंदर अंदर? तो फिर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। उन्होंने कहा वो फिर नाराज हो गए, बोले 2 साल क्या, 20 साल दे दो ना, इससे अच्छा है ना, इतना समय काहे दे रहे हो? फिर से नाराजगी जाहिर किया उन्होंने। एक तो तुम डोमिनियन की डिमांड कर रहे हो, दूसरा तुम उनको 2 साल का समय दे रहे हो इसे अप्लाई करने के लिए। तो फिर बीच का रास्ता निकला और बोला गया कि नहीं नहीं, 2 साल नहीं, कितने साल? 1 साल में लागू करो। आ रहा है समझ में? क्या अंग्रेज इसको लागू करेंगे? अरे लागू कर देते तो हमें अपने संविधान बनाने की जरूरत काहे पड़ती भैया? नहीं करेंगे, नहीं, आंसर तो नहीं है ना, हाँ या ना? फिर हम गए
लॉर्ड बर्किनहेड के पास और बोला देखो हमने रिपोर्ट बना दिया, 1 साल के अंदर अंदर लागू करो। अगर 1 साल के अंदर अंदर इसे लागू नहीं किया गया तो फिर हम डोमिनियन की डिमांड नहीं करेंगे, फिर हम किसकी डिमांड करना चालू कर देंगे? पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? तो नेहरू रिपोर्ट आया लॉर्ड बर्किनहेड को अगस्त 1928 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और दिसंबर 1928 में इसे कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, अडॉप्ट कर लिया और फिर इसे लॉर्ड बर्किनहेड के पास लेकर गए और इसे उन्होंने लागू नहीं किया 1 साल तक। अब 1 साल तक लागू नहीं किया तो 1 साल बाद मतलब दिसंबर 1929 अब फिर से कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा। कहाँ होगा? लाहौर में। अरे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ना, ये कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। फिर 1929 में दिसंबर, 1 साल हो गए दिसंबर 1929 को, हाँ या ना? अब दिसंबर 1929 पे लाहौर पहले इंडिया का ही पार्ट था ना बाबू, हाँ या ना? जब हम डिवाइड नहीं हुए थे तो लाहौर तो इंडिया में ही था ना, काश इंडिया में ही होता। यस, क्योंकि पाकिस्तान का जो अब कभी आप कश्मीर की तरफ घूमने जाइए, है या ना, और पाकिस्तान वाला एरिया भी देखिए तो बड़ा सुंदर है, वो भी हमारा ही तो था वो, है ना, तो बहुत सुंदर है। तो अगर और कई एरिया सच में बहुत सुंदर है, तो अगर वो हमारी तरफ होता तो बढ़िया, हाँ या ना, घूमने को और जगह मिलते उस वाले एरिया में भी। और दूसरा वो एमपी का एक बंदा है जो जिसने वो पाकिस्तान की एक महिला से विवाह किया है ना, क्या सचिन, है ना? देखो ये याद रहता है ना, उसको बेचारे को इतने टेंशन में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, खुलकर विवाह कर सकता था। यस, फ्री हो करके। आप लोगों यहाँ पर लड़कों को, यहाँ पर पर्टिकुलर हमें टेंशन खत्म हो जाता, बेचारा आतिफ असलम यही होता, गाने हम अच्छे से सुन रहे होते उसके। यस, ये सारी इशू सॉल्व हो गई होती। बट ठीक है, 1947 में, अब देखिए 1947 में अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, देखिए कई बार अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात अगर आप करते हैं तो 1920 में जब कौन सा आंदोलन चालू हो रहा था? नॉन कॉपरेशन आंदोलन। और फिर गांधी जी उसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे थे? द खिलाफत मूवमेंट, हाँ है ना, खिलाफत आंदोलन के साथ। बेसिक हिस्ट्री जानते होंगे ना, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, ने पढ़ लिए होंगे, ठीक, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैं बेसिक चीज़ों पर ही बात कर रहा हूँ जो सामान्यतः स्कूल में आपने कभी पढ़ा होगा। तो खिलाफत मूवमेंट चालू किया उस समय, और खलीफा को बचाने के लिए, है ना, तो प्रोटेक्शन खलीफा के लिए। अब खिलाफत मूवमेंट जब चालू हुआ एंड महात्मा गांधी कनेक्टेड द खिलाफत मूवमेंट विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन दी जिन्ना इज द फर्स्ट पर्सन, जिन्ना पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया। यस, उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन को धार्मिक चीजों से मत जोड़िए। यस, और आगे चलकर इस देश में धर्म और धर्म के आधार पर जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा दिखा, जस्ट बिकॉज ऑफ वो वाला पॉइंट वहां से निकला। क्योंकि जब खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा तो लोगों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, असहयोग हुआ अंग्रेजों का। बट जब खलीफा का पोस्ट ही खत्म कर दिया गया तो खिलाफत मूवमेंट अपने आप समाप्त हो गया। एंड जब खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ तो जो धर्म के लोग खिलाफ मूवमेंट के लिए खड़े थे, खलीफा के लिए खड़े थे, वो हट गए। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लगे हुए थे अन्य धर्म के लोग, उनका गुस्सा उस धर्म के प्रति उठ गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ या ना? खिलाफत मूवमेंट कौन? मुस्लिम। एंड दी असहयोग आंदोलन में मैक्सिमम कौन? हिंदूज। समझ पा रहे हैं? तो हिंदू एंड मुस्लिम के बीच एक डिवाइड, एक पतली लकीर वहीं से खींची। जिन्ना फर्स्ट पर्सन थे, सोचिए, जिन्होंने इसका विरोध किया था। बट 47 में आते आते तक वही आदमी
डिमांड कर रहा थी हम चाहते हैं अलग पाकिस्तान, लड़कर लेंगे आजादी, हाँ या ना। तो ये बदलाव कैसे, ये बदलाव राजनीतिक चीजों की वजह से ही आई। यस। तो अब दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है। कहां अधिवेशन होता है? लाहौर। लाहौर पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान में हो गया, उस समय इंडिया का पार्ट था। और इंडस रिवर तो जानते हैं, रावी नदी निकलती है लाहौर से, हाँ या ना। तो बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी नदी के तट पर किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू झंडा फहराते हुए, हाँ या ना, ये कहते हैं 31 दिसंबर को, किस दिन? 31 दिसंबर, नया साल मना रहे थे। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर मोतीलाल नेहरू जी झंडा फहरा रहे होते हैं इस देश का, और वहां से ये क्लियर कर देते हैं कि अब हम डोमिनियन की नहीं, केवल किसकी मांग करेंगे? केवल और केवल पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूरी तरीके से स्वतंत्रता की। और प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, 1930 को। यस। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, देश का झंडा फहराते हैं और बोलते हैं कि हम भारत पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे कब? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, पढ़ लो यहां पर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और कांग्रेस के अध्यक्ष ने 31 दिसंबर 1929 को रावी के तट पर भारतीय ध्वज फहराया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में तय किया गया, जिसे हर जगह मनाया जाना था। आ रहा है समझ में? यस या नो? अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाने की बात की गई? पूर्ण स्वराज दिवस, हाँ या ना, कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हाँ। अब क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, बस इसीलिए हमने अपना संविधान जब बनाया था, जब हम संविधान बनाने में आएंगे तो हमने संविधान बनाकर तो तैयार कर दिया था कब? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, हमने अडॉप्ट भी कर लिया था उसको। यस। बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये डेट जो था नेहरू जी से जुड़ा हुआ था और इस देश के लिए भी बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हमने इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इसीलिए हमारे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आ रहा है समझ में? तो ये डेट यहां से निकला है, हाँ या ना। ऐसे ही नहीं कि मन किया कि 26 जनवरी को कर दे कि अच्छा लग रहा है ना। वो इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्लियर हो पा रहा है, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध, अब इससे जोड़ेंगे, थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं बताया ना, मैं बेसिक चीजों को समझाने के लिए इंडिया के इतिहास में भी रहूंगा, ब्रिटेन के इतिहास में भी जाऊंगा। अभी तो वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड की बात होगी। अब जब विश्व में, सॉरी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा क्या? सॉरी इसको क्या कर लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर लीजिए।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुआ? अरे अच्छे से बताओ, डरते काहे हो भाई? हाँ, बिकॉज ऑफ जर्मनी। हिटलर वॉज अ पेंटर, स्ट्रीट पेंटर था बेचारा, बहुत अच्छी पेंटिंग करता था। तुम बोल रहे हो यार इसके वजह से वर्ल्ड वॉर हो गया। कंडीशंस। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है और वहां पर एक संधि होती है, वर्साई की संधि, द वर्सलिस ट्रीटी। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो प्रथम विश्व समाप्ति के बाद हारे हुए नहीं, केवल जीते हुए देश विश्व में शांति के लिए एक मीटिंग करते हैं। हारे हुए देशों को नहीं बुलाया जाता। ऐसा कौन सा शांति ला रहे हो तुम? शांति तो तब आएगा ना जब मान लीजिए इनके और इनके बीच आपस में लड़ाई है तो दोनों को बैठा के बात कराएंगे ना, कि अकेले बैठ के बात कर लेंगे शांति आ गया। दोनों को आपस में बात करनी पड़ेगी ना भाई। द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में केवल जीते हुए देशों को बुलाया गया, हारे हुए देशों को बुलाया ही नहीं गया। और शांति प्रस्ताव पारित किया गया कि विश्व में शांति लाएंगे। कैसे? हारे हुए को ना बुलाकर। अब जो देश हार चुके थे प्रथम विश्व युद्ध में उनको बुलाया नहीं गया और फिर एक वर्साई की संधि हुई, द वर्सलिस ट्रीटी, विच इज बेसिकली अगेंस्ट द जर्मनी। किसके खिलाफ था? जर्मनी के। सुनना ध्यान से, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको मुझसे, थोड़ा थोड़ा करके ही, बट हां। अब उस संधि के माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध का सारा खर्चा, सारा इशू जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध का खर्चा कौन देगा? जर्मनी। नुकसान जो हुआ है इसके लिए जीते हुए देश जर्मनी के खदान जो हैं, रिसोर्सेस हैं, उस पर कब्जा करेंगे इतने सालों तक, 15 सालों तक। जर्मनी अपने यहां कोई भी सेना नहीं रखेगी। यस, हाँ या ना? इतना एक संधि होती है जिससे भेदभाव किया जाता है किसके साथ? जर्मनी के साथ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिटलर, जो बेचारा जर्मनी से जस्ट नीचे आप मैप को देखेंगे और तो ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां पर वो पेंटिंग करता था, स्ट्रीट पेंटिंग। पेंटिंग बिकते नहीं थे उसके ठीक ठाक, बस चल जाता था काम। फिर जब प्रथम युद्ध शुरू हुआ तो उसने ऑस्ट्रिया के तरफ से वो जुड़ा और फिर वो जर्मनी के साथ खड़ा रहा। यस, और फिर प्रथम विश्व युद्ध में उसने मन लगा के लड़ाई लड़ी और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी, और इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी कि वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही प्रमोट होते होते जर्मनी की सेना के बहुत बड़े पद तक पहुंच गया। हाँ या ना? और जब जर्मनी के साथ वर्सलिस ट्रीटी के माध्यम से ये भेदभाव उसने देखा, यस, तो उसका खून खौला और उसने लोगों को भी बोला कि भाई मैं इसका बदला लूंगा। हाँ या ना? फिर 1930s में वो चुनाव जीत कर आता है जर्मनी में, और फिर जब चुनाव जीत कर आता है तो फिर वो यूरोप में घुसना चालू करता है। हाँ या ना? और जब वो यूरोप में घुसना चालू करता है तो धीरे 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 निपटाना चालू करता है यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज को। हाँ या ना? और फिर यहां से शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण हिटलर नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड का कारण जर्मनी भी नहीं है। द सेकेंड वर्ल्ड का कारण है द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। कल होमवर्क लिखो एक, कल मुझे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, वर्साई की संधि पर 8 लाइन लिखकर दिखाना तुम। कल मेरी सुबह कोई केस नहीं लगी है तो मैं तुम्हारे आंसर्स देख कर जाऊंगा।
मेरी कल के 12 बजे के बाद आएगी तो मेरा टाइम रहेगा। वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज के ऊपर 8 लाइन्स में, 8 लाइन में लिखना, ठीक है भाई, लिखकर दिखाओ थोड़ा। इससे क्या होगा, मैं क्यों दे रहा हूं, ताकि तुम वर्सलिस ट्रीटी पढ़ोगे तो थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ोगे, क्योंकि वर्सलिस ट्रीटी पढ़ोगे तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत कुछ तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट, हर चीज देख, कोचिंग पढ़ाती हैं, बट एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी तो कभी स्टूडेंट रहा हूं भाई, एज अ स्टूडेंट हमको हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा। जहां से हमें नॉलेज मिल जाए वहां से गेन करना पड़ेगा। मैं जब अपनी खुद की वकालत शुरू नहीं किया था और एज अ जूनियर काम कर रहा था, तो फिर मैंने कुछ दिन एक अच्छे सीनियर वकील के अंदर काम किया, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत अच्छे थे व्यक्ति वो, उनसे बहुत कुछ सीखा। उसके बाद देन फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अपना काम शुरू किया, और फिर मैं उस समय क्योंकि ज़्यादा काम थे नहीं, तो फिर मैं बहुत सारे लोगों के काम करता था, मतलब बहुत सारे सीनियर्स थे जिनके साथ मैं कनेक्ट होता था और मैं उनका काम कर रहा होता था बेसिकली। तो फिर वो जो मेरे पुराने सीनियर थे वो एक बार एक व्यक्ति से पूछ रहे थे, ये हमारा जो जूनियर है वो किसी आपके अंदर काम कर रहा है क्या? तो ये सेड कि ही इज़ अ रेंचो ऑफ द 3 इडियट मूवी, इसको जहाँ पे अच्छी चीज़ें मिलती है वहाँ घुस जाता है। हाँ या ना? तो मुझे लगता था कि दी सिविल मैटर ये ज़्यादा अच्छा करते हैं तो मैं इनसे सीखने को मिलेगा, द क्रिमिनल मैटर ये ज़्यादा अच्छा करते हैं तो इनसे सीखने मिलेगा, रिट मैटर ये ज़्यादा अच्छा करते हैं तो इनसे सीखने को मिलेगा, अगर आर्बिट्रेशन वगैरह ये ज़्यादा अच्छे करते हैं तो इनसे सीखने मिलेगा। तो मैं सबके साथ कनेक्ट करके चलता था, और समय के साथ एक फ़ायदा ये मिला कि नॉलेज हर फील्ड की प्राप्त हुई, तो जहाँ से ज्ञान मिले उठा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बना लो, इसको कल करेंगे। आज थोड़ा सा मैं निकलूँगा, आज जल्दी लगा हुआ कि 10:30 में ही आ जाएगा। कल फिर हम लंबा बात करेंगे, फिर कल मैं 9:30 तक ले लूँगा आपकी क्लास फिर से। ठीक है।